हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों से लास्ट क्लासों में, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आप लोगों से काफ़ी कुछ, और इस वाले जो यूनिट है उसमें मैंने आप लोगों से रिपोर्टाज डिस्कस किया था और अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ यात्रा वृत्तांत की। देखिए, यात्रा वृत्तांत जो है उसमें मैंने थोड़ा बहुत तो आप लोगों से पिछली क्लास में भी बातचीत कर ली थी और कहा था कि यात्रा वृत्तांत किसी भी व्यक्ति का किसी स्थान विशेष की गई यात्रा का विवरण जो होता है उसको हम लोग यात्रा वृत्तांत कह रहे हैं। ये बातचीत हमसे हो चुकी थी, लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि यात्रा वृत्तांत जो आप लोगों के सामने विधा है वो क्या किसी भी जगह की यात्रा का जो विवरण है हम लोग पाठकों के सामने रख रहे होते हैं, ऐसा होता है क्या? ये क्वेश्चन अराइज होता है। और क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या हर जगह की यात्रा जो है वो साहित्य के हिसाब से इतना महत्व रखती है कि उसको हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है? तो देखो, प्रश्न स्वाभाविक है। यात्रा वृत्तांत, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं कि हर कहीं की ऐसे ही की गई यात्रा का कोई महत्व नहीं है, पर साहित्यकार के द्वारा की गई वह यात्रा जिसका कि उसके ऐसे अनुभव जिससे कि पाठकों को फ़ायदा हो सके, पाठकों को उसका कोई न कोई महत्व, उसकी उपयोगिता समझ आती हो, ऐसे विवरण को हम लोग कह रहे हैं यात्रा वृत्तांत। चूँकि शुरुआत में अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम जो उन्होंने लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों की, दर्शनीय स्थलों की, धार्मिक स्थलों की उन लोगों ने यात्राएं की और उस यात्रा का विवरण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग धार्मिक स्थलों की बात करते हैं, ऐतिहासिक स्थलों की बात करते हैं या फिर किसी पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि वहीं की यात्रा का महत्व है। यात्रा किसी भी स्थान की गई हो, लेकिन पाठकों के लिए महत्व रखती हो। अगर हम लोग इसकी एक सिस्टमैटिक परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा जो है वो ऐसी आपके सामने प्रस्तुत होती है कि ऐसा व्यक्ति जो सृजनात्मक प्रतिभा का धनी है, साहित्यकार है, वो अपने यात्रा अनुभवों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करने में सक्षम हो पाते हैं। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना, पाठकों को उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना और इन स्थानों की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज के विविध वर्गों के सह संबंध, वहाँ की भाषा, संस्कृति और सोच की जानकारी भी इस साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती है। हम लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी स्थल हो, उस स्थल की जब यात्रा की जाती है साहित्यकार के द्वारा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि सृजनात्मक प्रतिभा के धनी जिसको हम लोग कह रहे हैं, उस सृजनात्मक प्रतिभा के धनी जो आपका लेखक है, जो आपका साहित्यकार है, जो यात्रा का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वो यात्रा का विवरण कैसे? एक तो मैंने बोला कि उसके खुद के अपने नैसर्गिक अनुभव, और नैसर्गिक अनुभवों के अलावा वो इस बात का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं कि उससे उसका उद्देश्य युक्त होती है कि उससे पाठकों को फ़ायदा हो। जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि जब पाठकों के सामने इस तरीके का विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थान की क्या प्रासंगिकता है, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के समाज की संरचना क्या है, उस प्राकृतिक क्षेत्र की क्या विशिष्टता है, विभिन्न वर्गों के मध्य किस प्रकार के सह संबंध हैं। इस तरीके का जो विवरण दिया जाता है जिस रचना में, उसको हम लोग कह रहे हैं यात्रा वृत्तांत। अर्थात सृजनात्मक प्रतिभा के धनी लेखक के द्वारा अपने स्वयं के नैसर्गिक या निजी अनुभवों को, यात्रा के स्वयं के नैसर्गिक या निजी अनुभवों को किसके सामने प्रस्तुत करना? पाठकों के सामने प्रस्तुत करना। और उद्देश्य क्या होता है? वहाँ के समाज की संरचना के बारे में बताना, उस प्राकृतिक क्षेत्र की विशिष्टता के बारे में बताना, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के विभिन्न वर्गों के बीच में जो सह संबंध है उसका विवरण पाठकों के सामने प्रस्तुत करना यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य का उद्देश्य होता है। इसको हम लोग कह रहे हैं यात्रा वृत्तांत। और आपसे एग्जामिनर यही पूछ रहा होता है कि यात्रा वृत्तांत से आपका क्या आशय है, तो आप बताएंगे कि बेहद नैसर्गिक रचना है जिसमें कोई भी साहित्यकार या सृजनात्मक प्रतिभा के धनी लेखक के द्वारा अपने यात्रा के निजी अनुभवों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना। और उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य आप बताएंगे
कि वहाँ के उस प्राकृतिक क्षेत्र की विशिष्टता की जानकारी देना, उस प्राकृतिक क्षेत्र में जो विविध वर्ग हैं उनके सहसंबंधों की जानकारी देना, भाषा की जानकारी देना, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी देना लेखक का उद्देश्य होता है। ये होता है यात्रा वृत्तांत। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यात्रा वृत्तांत जो लिखा जा रहा है उसमें क्या हर कोई यात्रा वृत्तांत लिख पाता है? तो मैंने कहा कि सृजनात्मक प्रतिभा के धनी या लेखक ही इस कार्य को सहज ढंग से या बखूबी निभा पाते हैं। सबके बस की बात नहीं होती है कि सब लोग इस प्रकार का यात्रा वृत्त लिख पाएँ। तो ये रहता है कि यात्रा वृत्तांत जो लिखा जा रहा है उसमें क्या वास्तव में बहुत भावनात्मक होने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा भावुक होने की आवश्यकता होती है। तो बेशक हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसा उस प्राकृतिक छटा में लेखक जो है वो सजीवता अनुभव करता है। उसको लगता है कि जिस प्रकार से सजीव चीज़ें अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, ठीक उसी प्रकार से वो प्राकृतिक छटा जो है वो प्राकृतिक छटा भी बहुत कुछ बयां कर रही होती है। और उन चुपचाप निर्जीव चीज़ों का ऐसा सहज वर्णन करना जैसे हमें लगे कि कोई चीज़ बोल रही हो, बहुत सजीव वर्णन करना, तो ये जो होता है यात्रा वृत्त की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए लेखक का भावुक होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम लोग एक बहुत अच्छी रचना कर पाते हैं, एक अच्छा लेख लिख पाते हैं जब हम लोग किस चीज़ों को लेकर भावुक होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि यात्रा वृत्त को दिशा कैसे मिली या किस प्रकार से कब शुरुआत हुई। तो हम लोग बात करते हैं कि यात्रा वृत्तांत की शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी थी। चाहे हम लोग भारतेंदु युग की बात कर लें, चाहे हम लोग द्विवेदी युग की बात कर लें। भारतेंदु के टाइम पीरियड की अगर हम लोग बालमुकुंद गुप्त वगैरह की बात करते हैं और हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, तो ये अपने जो क्षेत्रों के अनुभव थे, धार्मिक स्थलों के अनुभव थे, पहाड़ी क्षेत्रों के अनुभव थे, उनको उन्होंने लिखा। और उसके बाद के क्षेत्रों में भी अगर हम बाद के युगों की बात करते हैं, भारतेंदु के बाद में छायावाद आया, भारतेंदु का द्विवेदी युग आया, द्विवेदी के बाद में छायावाद आया, और छायावाद के बाद में हम लोग बोल रहे हैं कि जितने भी युग आए उन युगों में लेखकों ने अपने अपने समय में और समसामयिक स्थिति को देखते हुए बहुत सारे यात्रा वृत्त लिखे। पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर स्वतंत्रता की बात करते हैं हम लोग, स्वतंत्रता के बाद के 1960 के बाद आपके राहुल सांकृत्यायन हैं, उन्होंने इस रचना को सजीवता प्रदान की। हम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस रचना को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया, महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करवाई। उन्होंने, चूँकि उनकी यायावरी प्रवृत्ति थी, उनकी घुमाकड़ प्रवृत्ति थी, उन्होंने तिब्बत यात्रा का वर्णन किया, कैलाश मानसरोवर यात्रा का वर्णन किया, बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों की उन्होंने यात्राएं की और वहाँ की जो मनोरम छटा थी, वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की जो विविधता थी, वहाँ के लोगों की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का उनका व्यवहार, ये सब कुछ उन्होंने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। इसके अलावा भी हम लोग यात्रा साहित्य में बात करें तो बहुत सारा अगर हम लोगों को इसके मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि विदेश भ्रमणों के पर भी उन्होंने यात्रा साहित्य लिखा, चाहे लंदन की यात्रा हो, पहले चूँकि बहुत लोकप्रिय विषय था लंदन की यात्रा का, तो वहाँ का भी वर्णन खूब हुआ। इसके अलावा प्राकृतिक छटा है, मूल्य हैं, वहाँ के पदार्थ हैं, वहाँ के दृश्य हैं, इन सब को मतलब उन्होंने पाठकों के सामने रखा। तो बहुत सारे पाठकों के मन में एक तीव्र अभिलाषा हुई, क्यों ना हम लोग भी उन क्षेत्रों की यात्राएं करें, उन लोगों के उन क्षेत्रों के बारे में जानें कि क्या सच में वो वहाँ की स्थिति ऐसी है या वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी है। क्योंकि हम लोग को पता है कि हमेशा कभी भी कोई भी अगर साहित्य या विधा लिखी जाती है तो उसमें ज़्यादातर उसके सकारात्मक पहलू को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो पाठकों को लगता है कि क्यों ना हम लोग भी उसको जानें, हम भी उसे पहचानें, इतनी सुंदर संस्कृति है, इतनी अच्छी भाषा है, इतने अच्छे लोग हैं। तो उसको जानने के लिए पाठक वर्ग में काफ़ी ज़्यादा तत्परता उत्पन्न हुई और बहुत सारे लोगों ने इस पर और ज़्यादा लेखनी चलाई, बहुत सारी विधाओं का इस विधा पर बहुत सारा लेख लिखा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें शैली की अगर बात की जाती है तो शैली कैसी होती है, तो इतिवृत्त शैली होती है, जिसमें कि किसी भी घटना का लेखक जो है इतिवृत्तांत प्रधान शैली में लिखाता है। मतलब वहाँ के जो घटनाक्रम का वर्णन प्रस्तुत करना कि कैसा घटनाक्रम है या वहाँ की स्थिति कैसी है, उसके बारे में आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करना क्या है, यात्रा वृत्त है।
आप लोगों से यहाँ पर पारिभाषिक शब्द है या अंतर पर सवाल पूछे जाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि चूंकि आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। पर पिछले सालों के पेपर उठा के आप देखिएगा, वहाँ पर आप लोगों से या तो तुलना करवाता है कि रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत में क्या अंतर है, या फिर आप लोगों से सीधे सीधे पूछाता है कि इसकी परिभाषा लिखिए। यात्रा वृत्तांत क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी सृजनात्मक प्रतिभा के धनी लेखक के अपने खुद के निजी अनुभव या बेहद नैसर्गिक रचना को हम क्या कह रहे हैं, यात्रा वृत्तांत कह रहे हैं। और उसमें क्या दे रहे होते हैं कि एक लेखक जो होता है उसका उद्देश्य होता है कि वहाँ के प्राकृतिक क्षेत्र की विशिष्टता का वर्णन करना, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति के बारे में बताना, विविध वर्गों के सहसंबंधों को बताना, ये यात्रा साहित्य का उद्देश्य होता है। आप ये लिखकर इसका जो अर्थ है उसको ख़त्म करेंगे। और फिर मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि इतिहास की बात करते तो काफ़ी बृहद इतिहास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से यात्रा वृत्तांत लिखे जा रहे हैं, पर ज़्यादा इसमें इसको प्रगति मिली। हम लोग बोल रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन के समय में, जो स्वतंत्रता के बाद में 1960 के आसपास की बातें हैं, उस समय की अगर हम लोग बात करते तो उसको ज़्यादा प्रगति मिली। राहुल सांकृत्यायन पहले ही आ चुके थे और इन लोगों ने इसको काफ़ी कुछ सजीव रचना बनाया। और एक मैंने बोला कि यात्रा वृत्तांत के लिए बेहद आवश्यक होता है कि लेखक का भावुक होना, मतलब वो अगर भावुक होता है तो अपने रचना को ज़्यादा सहज वर्णन कर पाता है, पाठकों के सामने उसका अच्छा और बहुत नैसर्गिक वर्णन कर पाता है। तो ये तभी संभव होता है जब कोई भी लेखक जो होता है उसको वो भावुक प्रवृत्ति का हो या वो महसूस करता हो, अपने निर्जीव चीज़ों में भी सजीवता को महसूस करता हो। अब प्रश्न ये है कि यात्रा वृत्तांत तो यहाँ पर आप लोगों का खत्म होता है। इसमें हम लोग लास्ट में देखें तो वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद में क्या है कि यात्रा वृत्तांत जो कृति होती है किसी स्थान विशेष का इतिवृत्तात्मक विवरण भर देने के स्थान पर उस स्थान विशेष के संबंध में अपने अंतर मन में पड़े प्रभाव और इसके फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया के प्रत्यंकन की प्रवृत्ति विशेषण रूपेण बलवती होती है। पहले सिर्फ और सिर्फ यात्रा वृत्तांत में कैसा वर्णन था, किसी भी स्थान के बारे में विवरण, महज विवरण देना उनका उद्देश्य था। अब विवरण देना उद्देश्य नहीं है। लेखक ने जब उस घटनाक्रम की यात्रा करी या उस स्थान विशेष की यात्रा की तो क्या महसूस किया अपने अंतर मन में, उस महसूस की गई भावना को भी क्या कर रहे होते हैं, पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं। ये भी इच्छा होती है कि वो क्या सोचते हैं उस स्थान के, उनके मन में क्या विचार आया जब उस स्थान की उन्होंने यात्राएं की। तो सिर्फ घटना का विवरण मात्र नहीं है, पहले मैंने बोला इतिवृत्तात्मक शैली है, प्रधान शैली है, पर उसके आगे भी अब स्वतंत्रता के बाद में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। और हम लोगों ने जब भी लेखक ने उस स्थान की यात्रा की तो क्या महसूस किया, वो वाला जो भाग है वो भी अब उन्होंने पाठकों के सामने प्रस्तुत करना आरंभ किया। और अब यात्रा वृत्तांत जो है वो लेखक का नरेटर मात्र नहीं है, बल्कि किसी स्थान की भीड़ भाड़, चकाचौंध, प्राकृतिक सौंदर्य सब भौचक का नहीं होना है, तो उन सब की तह में जाने का प्रयत्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन को समीप से देखने का सबसे सरल माध्यम जो है वो यात्रा वृत्तांत है। जीवन को करीब से देखने की जो विधा है वो क्या है, यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि उसको लेखक ने महसूस किया कि आखिर क्या है ये, या उसमें वास्तविकता क्या है, उसमें गहराई क्या है, उसको उसने खुद महसूस किया। लेखक ने अपने खुद से महसूस किया और जब महसूस किया तो उन अनुभवों को पाठकों के सामने शेयर भी किया, उनके सामने अपने अनुभवों को उन्होंने बांटा भी। तो पता चला कि बहुत ही सहज कृति है, सहज रचना है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नैसर्गिक विचारों को पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये इस वाली यूनिट के दो आप लोगों के प्रमुख विधाएं थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। सबसे पहले मैंने रिपोर्टाज किया और मैंने कहा था कि लगभग ये 1939 के बाद में आई थी, इसको द्वितीय विश्व युद्ध कह रही हूँ। और हमने ये कहा था कि ये विधा जो है वो क्या थी, आपके यहाँ पर संचार के माध्यमों के लिए की गई और फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और किसी भी घटनाक्रम का कैसा आंखों देखा विवरण करना, साथ साथ कैसा वर्णन करना, कलात्मक वर्णन करना, उसको हमने रिपोर्टाज कहा था। फिर मैंने यात्रा साहित्य की बात की, आप लोगों से यात्रा वृत्तांत की बात की। और यात्रा वृत्तांत में मैंने कहा कि नैसर्गिक अनुभव तो हैं ही हैं, साथ ही साथ उस स्थान विशेष की विशेषता का वर्णन करना, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के प्राकृतिक छटा के बारे में परिचित कराना किसको, पाठकों की। लेकिन इस विधा में समय के साथ परिवर्तन आया और मैंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद वस्तुतः अब क्या होने लगा कि न केवल उस जगह का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करना, बल्कि अपने अनुभव भी बताना कि उन्होंने क्या महसूस किया उस घटनाक्रम के बारे में या उस
स्थान विशेष की जब उन्होंने यात्रा की तो क्या अनुभव किया, ये भी पाठकों के सामने रख रहे थे लेखक। ये इस विधा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब अगली विधा जो आती है आपके सामने और वो विधा है आपकी डायरी। चूँकि मैं बात कर रही हूँ कि सब आप लोग परिचित हैं, इसको हम लोग दैनंदिनी भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का टर्म है आपके सामने जिसको हम लोग डायरी कहते हैं, और अगर हिंदी की मैं बात करूँ तो दैनंदिनी इसको हम लोग बोलते हैं। वही इसके अर्थ पर है, और फिर एक लेखक ने इसमें कुछ विशेषताएं बताई हैं कि किसी भी डायरी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और इसके अर्थ पे हम लोग बात कर रहे हैं, डायरी की विशेषताओं पे बात करेंगे और डायरी के प्रकारों की बात करेंगे। ये 4-5 चीज़ें हैं जो इसमें हम लोगों को आ सकती है एग्ज़ाम में। हालांकि अभी तक क्वेश्चन डायरी के अर्थ पे ही पूछा गया, पर विशेषता पे भी आ सकता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आधुनिक समय में खड़ी बोली के साथ हिंदी में बहुत सारी विधाओं का आविर्भाव हुआ। चाहे आपका रिपोर्टाज पे हम लोगों की चर्चा देख लीजिए, यात्रा वृत्तांत की बात कर लीजिए, और अब मैं डायरी की बात कर रही हूँ। और डायरी को मैं कह रही हूँ कि इसके लिए हिंदी शब्द हम लोग दैनंदिनी काम में लेते हैं। आप जब स्कूलिंग टाइम में पढ़ते हैं, और आप सबको पता है कि आप लोग सब डायरी भरते हैं, आपके अध्यापक लोग आपसे डायरी को भरवाते हैं, उसको पूर्ण करवाते हैं, और चाहे खुद अध्यापकों को देख लीजिए, वो भी अपनी डायरी पूर्ण करते हैं, उसमें आपके लिए लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, और फिर आपके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा आपने आम जिंदगी में देखा होगा कि लोग अपने खुद के निजी जो अनुभव है, नैसर्गिक अनुभव हैं, उसको भी वो डायरी में लिखते हैं। मतलब उन्होंने आज क्या महसूस किया। अब ऐसा तो नहीं होता है कि हर घटनाक्रम हम लोग डायरी में लिख देंगे, हमने क्या खाया, क्या पहना, उठे बैठे चले, ये सब नहीं होता है। पर हमने उस दिन विशेष में क्या विशेष अनुभव किया, या हमने ऐसा क्या देखा उसमें जो हमारे दिन के लिए कुछ विशेषता, कुछ अलग था, या कोई लेसन जो हम लोगों ने उस दिन सीखा, कुछ ऐसी बात जो हमने सीखी। तो इस तरीके के अनुभवों को हम डायरी में लिखते हैं। अब प्रश्न आता है कि डायरी को अगर हम लोग पारिभाषिक शब्द में परिभाषित करें तो क्या कहेंगे। तो डायरी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि आधुनिक काल का शब्द है ये, और ये विधा भी आधुनिक काल की नव्यतम विधाओं में से एक है। डायरी की शैली कैसी होती है, आत्मकथात्मक भाव प्रवण गद्य विधा है। डायरी का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिदिन की घटनाओं का प्रभावी ढंग से लेखन करना। यानी प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं आपकी, प्रतिदिन की घटनाओं का प्रभावी लेखन ही क्या होता है, डायरी होती है। चूंकि डायरी की शैली कैसी होती है, तो मैं बोल रही हूँ डायरी की शैली होती है आत्मकथात्मक, ये इसकी शैली होती है। और हम लोग बोल रहे हैं कि किसी भी घटनाक्रम के बारे में एक व्यक्ति क्या महसूस करता है, स्वयं क्या महसूस कर रहा है, वो जो चीज़, जिस घटना को या जिस भी प्रसंग को उसने महसूस किया, उसको कथात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, ये होती है आत्मकथात्मक शैली। और हम लोग बोल रहे हैं कैसी घटनाओं का, तो प्रतिदिन की घटनाओं का कैसा लेखन, प्रभावी लेखन ही डायरी कहलाता है। और डायरी कैसी विधा है, मैंने पहले ही बोला कि हिंदी खड़ी बोली के साथ साथ हिंदी में बहुत सारी विधाओं का आविर्भाव हुआ, उसमें डायरी भी आपकी एक है। तो कैसी विधा हुई, आधुनिकतम या नव्यतम विधा है, जिसका कि प्रादुर्भाव कब हुआ, आधुनिक समय में इसका प्रादुर्भाव हुआ। कैसी घटनाओं का वर्णन, प्रतिदिन की घटनाओं का जो विवरण है वो कैसा विवरण, प्रभावी लेखन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरी या दैनंदिनी कहते हैं। इसको हम लोग डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट भी बोल सकते हैं। व्यवहार में हम देखते हैं कि डायरी या दैनंदिनी लेखन में इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लेखक अपने दैनिक अनुभवों का विवरण देते हैं, भेंटकर्ताओं का विवरण बताते हैं, किन किन से उनकी मुलाकात हुई, स्थानिक निरीक्षणों का विवरण देते हैं। देखो इसमें आप लोग देखेंगे कि बेसिकली 3 चीज़ों का विवरण हमारे सामने आ रहा होता है। एक तो हम लोग बोल रहे हैं कि दैनिक जीवन में जो भी महसूस हुआ, तो कैसी घटनाओं का वर्णन, दैनिक घटनाओं का वर्णन। प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं का विवरण हमें किसके माध्यम से पता चलता है, वो हमें डायरी के माध्यम से पता चलता है, दैनिक घटनाओं का विवरण। इसके अलावा द्वितीय और तृतीय है आप लोगों को
भेंटकर्ताओं का और स्थानिक निरीक्षण। भेंटकर्ताओं का वर्णन होता है इसमें, और दूसरा होता है कि निरीक्षण, स्थानिक निरीक्षण भी बोल सकते हैं आप लोग, स्थानिक निरीक्षण। इनका प्रमुख रूप से वर्णन होता है किसी भी डायरी में। क्या होता है, आपके जीवन में, दैनिक जीवन में कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं का विवरण होता है। फिर आपकी मुलाकात किन लोगों से हुई और वो मुलाकात कैसे प्रभावी है, वो वर्णन होता है। और लास्ट होता है कि आपने स्थान विशेष पे जब आप गए किसी पे, तो आपने नया क्या महसूस किया। इन सब का विवरण जो मिलता है वो हमें डायरी के माध्यम से प्राप्त होता है। तो डायरी विधा जो है वो बेसिकली 3 तत्वों को लेकर लिखी जा रही है। आपके दैनिक जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही है, आपने किनसे क्या मुलाकात की, और फिर स्थान विशेष का आपने निरीक्षण किया तो क्या महसूस किया। ये सब घटनाक्रम का विवरण हमें डायरी के माध्यम से पता चलता है। इसके अलावा डायरी जो होती है वो आज के माध्यमों की विभिन्न समस्याएं जो होती हैं वो और विचारों को प्रस्तुत करने का भी बहुत ही नवीनतम माध्यम है। डायरी का संबंध प्रत्यक्ष एक व्यक्ति से होने के कारण उसमें वैयक्तिकता की प्रधानता होती है। जैसे मैंने कहा कि यात्रा वृत्तांत भी कैसी घटनाओं का वर्णन होता है, वैयक्तिक घटनाओं का वर्णन होता है। स्थान का निरीक्षण किया किसी भी लेखक ने, तो उसने वैयक्तिक रूप से क्या महसूस किया, नैसर्गिक रूप से क्या महसूस किया, उसका विवरण देता। ठीक उसी प्रकार डायरी भी कैसी रचना है, वैयक्तिकता प्रधान रचना है। मतलब वैयक्तिक अनुभवों को, व्यक्ति के अनुभवों को डायरी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा डायरी जो होती है वो प्रत्येक समस्या का डायरी लेखक जो होता है वो आत्मपरक दृष्टि डालता है। मतलब स्वयं पे बेस्ड होती है बेसिकली समस्या पर, उसकी दृष्टि अपने आप पर केंद्रित होती है और उसको देखते हुए वो लिख रहा होता है। आत्मचिंतन और अपने भोगे हुए संदर्भों को प्रस्तुत करता है कि उसने क्या भोगा, क्या महसूस किया, वो खुद यानी स्वयं के भोगे हुए अनुभवों को ये क्या कर रहा होता है, डायरी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। भोगे हुए अनुभव, जिसको आप लोग ये कह सकते हैं कि बेहद नैसर्गिक घटनाक्रम, जिसको उसने खुद महसूस किया, अपने आप पर वो घटना घटित हुई, तो जब उसने महसूस किया तो उसको किसके माध्यम से प्रस्तुत करता है, डायरी के माध्यम से लेखक प्रस्तुत करता है। आप बताएंगे कि डायरी क्या है, दैनंदिनी है, कैसी विधा है, आधुनिक या नव्यतम विधा है, और आप बताएंगे कि इसमें शैली कैसी होती है, आत्मकथात्मक शैली होती है। अर्थ बताएंगे तो प्रतिदिन की घटनाओं का कैसा वर्णन, प्रभावी लेखन या प्रभावी विवरण ही क्या कहलाता है, डायरी लेखन कहलाता है। डायरी में बेसिकली किन का विवरण होता है, अगर हम लोग तत्वों को छांटते हैं तो दैनिक घटनाओं का विवरण होता है, भेंटकर्ताओं का विवरण होता है और स्थानिक निरीक्षण का विवरण दिया जाता है। और लास्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि स्वयं के भोगे हुए अनुभवों को डायरी के माध्यम से लेखक क्या करता है, पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हमारे सामने दिखती हैं, हमें नज़र आती हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और आपके एक आचार्य हैं, आचार्य उमेश शास्त्री, वो इसकी कुछ विशेषताएं हमारे सामने रखते हैं कि किसी भी डायरी की वास्तव में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या बातें होती हैं खास जो एक डायरी के अंदर निहित होती है। तो पहली जो इसकी विशेषता है और वो विशेषता है कि डायरी जो होती है, डायरी का कार जो होता है तात्कालिक संवेदनात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। मतलब तात्कालिक घटनाक्रम में जो संवेदनात्मक अनुभव हैं, संवेदनात्मक अनुभव, उनको किसके सामने प्रस्तुत करता है, उनको पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब तात्कालिक घटनाक्रम में ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई सामयिक घटना जो संवेदनात्मक है, जिसको जानना जरूरी है पाठकों को, उनको प्रस्तुत किया जाता है डायरी के माध्यम से। द्वितीय विशेषता है कि डायरी लेखन में क्या होता है, व्यक्ति सापेक्षता अधिक होती है, निरपेक्ष नहीं होता है, सापेक्ष होता है। और सापेक्ष का मतलब क्या होता है, इसमें सापेक्षता होती है। दूसरी आप लोगों की विशेषता है, और सापेक्षता का मतलब होता है व्यक्ति खुद भी उससे कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। दो शब्द होते हैं, एक होता है निरपेक्ष और दूसरा होता है सापेक्ष। निरपेक्ष नाम से पता चल रहा होता है कि उसमें व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं होता है, उसका खुद का जुड़ाव नहीं होता है, उसको तो हम लोग कह रहे हैं निरपेक्ष कृति।
पर सापेक्ष कृति मैंने कहा स्वयं भोगता है वो किसी भी अनुभव को तो आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि डायरी का संबंध कैसा होता है, सापेक्ष संबंध होता है। और तृतीय विशेषता है कि डायरी लेखन विधा में लेखक के आत्मीय गुण और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। आत्मीय गुण और प्रवृत्ति, लेखक के जो आत्मीय गुण हैं, आत्मीय गुण और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है, और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है जिस रचना में, उस रचना को हम डायरी कह रहे हैं। मतलब जिसने उसने खुद ने महसूस किया है, उसकी अपनी प्रवृत्ति जो है वो किसके माध्यम से प्रकट होती है, डायरी के माध्यम से प्रकट होती है। और चौथी विशेषता है कि डायरी का लेख में समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। समय और स्थान दोनों के संदर्भ भी वो यहाँ पर प्रकट कर रहे होते हैं। समय और स्थान, समय व स्थान मतलब किस जगह पर वो घटना घटित हो रही है और कौन से समय में, उसका विवरण भी डायरी के माध्यम से प्रस्तुत। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी डायरी लेखक जो होता है डायरी लिख रहा होता है तो उसको बाय डेट लिख रहा होता है, दिनांक उसको मेंशन कर रहा होता है, स्थान भी उसका मेंशन कर रहा होता है कि वो कहाँ पर लिख रहा है, किस समय में लिख रहा है और क्यों लिख रहा होता है। तो डायरी में इसका भी महत्व होता है। और अगला है कि इसमें अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है डायरीकार, भावनाओं को लेकर बहुत ईमानदार होता है, भावना को लेकर ईमानदार। आप जो भी लिख रहे हैं उसमें आपने सच में क्या महसूस किया संदर्भों में और आप क्या सोचते हैं, उसको लेकर वो सही विवरण प्रस्तुत करता है, उसका सहज विवरण प्रस्तुत करता है कि वो जो चीज़ें आपने देखी, आपने महसूस की अपने जीवन में, तो उसमें आपको उसको लेकर क्या भावना आई, आपके मन में क्या विचार आया, वो आपके सामने बखूबी प्रस्तुत करता है। और अगली विशेषता और छठी विशेषता इसकी कि इसमें साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन नहीं रहता है। क्योंकि डायरी विधा की कोई ना कोई साहित्यिक संभावना अवश्य होती है, तो उस साहित्यिक संभावना को भी क्या कर रहा होता है, साहित्यिक संभावना को भी पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहा होता है। तो उसकी कोई ना कोई साहित्यिक संभावना अवश्य होती है। और अगली विशेषता और सातवीं विशेषता है और वो ये है कि डायरी लेखक में सभी लेखन विधाओं का स्पर्श रहता है। मतलब सभी लेखन विधाएं जो होती है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डायरी से जुड़ी हुई है। सभी लेखन विधाएं से जुड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यात्रा वृतांत मूवी, क्योंकि इसमें भी आत्मिक अनुभव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि यह रिपोर्टाज से जुड़ा, क्योंकि आंखों देखा विवरण, इसमें भी आंखों देखा विवरण है। तो ये जो आधुनिक समय की विधाएं हैं उनसे डायरी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, उसका कहीं ना कहीं लिंक रहता है, कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। और अंतिम विशेषता है डायरीकार समय समय पर अतीत के अनुभवों और पुनर्समीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता है। मतलब इतिहास में उसने अभी क्या महसूस किया, पहले उसने क्या महसूस किया था, ये सब भी वो क्या कर रहा होता है, अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा होता है कि उसने क्या महसूस किया। ये डायरी की कुछ विशेषताएं हैं जो आपके सामने उमेश शास्त्री के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और वैसे भी अगर हम लोग डायरी की परिभाषा देखते हैं तो ये विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती हैं। और अगला और लास्ट इसका फेज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और वो है कि डायरी जो होता है उसका वर्गीकरण, जिसको मैं बोल रही हूँ उसके प्रकार भी आप लोग नाम दे सकते हैं कि डायरी का वर्गीकरण भी किया गया, कितने प्रकार की डायरियाँ लिखी गई हैं। आपको पता है जीवन में हम लोग जो कुछ महसूस कर रहे होते हैं, आम आदमी भी डायरी लिख रहा होता है, साहित्यकार भी डायरी लिख रहा होता है, और कई बार होता है कि कुछ अलग अलग प्रतिभा के धनी लोग भी डायरी लिख रहे होते हैं। तो डायरी का वर्गीकरण हम लोग करें तो क्या क्या हमें महसूस होता है। पहला है व्यक्तिगत डायरियाँ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होता है व्यक्तिगत डायरियों का, व्यक्तिगत डायरियाँ मतलब जो कुछ हमें हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में महसूस हुआ उसके बारे में हम जो लिख रहे होते हैं उसको तो कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत डायरी। मतलब हर व्यक्ति अपने, बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने का शौक़ होता है और वो अपने हिसाब से अपने अनुभवों को लिख रहे होते हैं, उनको
कहीं प्रकाशित नहीं करवाना हो रहा होता है अपनी रचना को या अपनी विधा को कहीं प्रकाशित करना उनका उद्देश्य नहीं होता है। बस उनका उद्देश्य है कि हमने क्या महसूस किया उस दिन विशेष में, तो उनको वो डायरी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। उसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत डायरियाँ। दूसरा होता है आप लोगों की वास्तविक डायरियाँ। और वास्तविक डायरी से मतलब होता है, एक होती है कि हम लोग सिर्फ बड़ा चढ़ा के यूँ ही वर्णन कर रहे हैं, और दूसरा होता है कि हम लोगों ने वास्तव में क्या महसूस किया उसको हम लोग वास्तविक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक डायरी। मतलब जो भी यथार्थ जिंदगी में हमने महसूस किया उसको हम लोग क्या करना, एक विधा के, साहित्यिक विधा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसको कहते हैं वास्तविक डायरी। वास्तविक यथार्थ अनुभवों को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसके माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगला और महत्वपूर्ण है वो है काल्पनिक डायरियाँ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कल्पना प्रधान होती हैं। काल्पनिक डायरियाँ जो होती हैं वो हमारी कल्पना का पुट इसमें शामिल होता है। ये तो सही बात है कि हमने हमारे जीवन में जो महसूस किया वो तो है ही है, पर कई बार हम लोग काल्पनिक लोग में भी बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हैं, सोच रहे होते हैं, उसको भी हम लोग हमारे डायरी में अपने अनुभवों को उसमें शेयर कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं काल्पनिक डायरी। व्यक्तिगत डायरी जो कुछ हम लोगों ने हमारी दैनिक जिंदगी में महसूस किया, वास्तविक डायरी जो यथार्थ घटनाक्रम को हम लोग प्रस्तुत करते हैं, और काल्पनिक में कल्पना का पुट भी शामिल होता है। और लास्ट और अंतिम वर्गीकरण है वो है आप लोगों का साहित्यिक डायरियाँ, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतिम जो डायरियाँ हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसको हम लोग साहित्यिक डायरी जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिसको मैंने आपसे बातचीत कर ली, ये दैनंदिनी है, आधुनिक विधा है, जिसमें क्या होता है, लेखक अपने खुद के अनुभवों को क्या करता है, पाठकों के साथ शेयर करता है, पाठकों के साथ साझा करता है, उसको कहते हैं हम लोग साहित्यिक डायरी। हर कोई नहीं लिख पाता है, सिर्फ सृजनात्मक प्रतिभा के धनी लेखक लोग ही इस प्रकार की विधा पर लेखनी चला पाते हैं। आम आदमी वहाँ नहीं लिख पाता है, और आम आदमी की डायरियाँ पढ़ी भी नहीं जाती हैं। जैसे एन फ्रैंक की डायरी कभी 12th क्लास में पहले चला करती थी, जो इम्पोर्टेंट थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में क्या हालात बन रहे थे, एन फ्रैंक ने अपने अनुभवों को उसके माध्यम से प्रस्तुत किया, जो बहुत महत्वपूर्ण रही और सर्वाधिक प्रसिद्ध डायरियों में से एक डायरी मानी जाती है आप लोगों की। तो इस प्रकार की साहित्यिक डायरियाँ जो हैं, जिनका साहित्य की दृष्टि से, और हम लोग बात करें हिंदी विधा की दृष्टि से महत्व है, वो है आपकी साहित्यिक डायरियाँ। इस प्रकार से डायरी का वर्गीकरण हम लोग 4 भागों में कर सकते हैं। व्यक्तिगत डायरियाँ हैं, वास्तविक डायरियाँ हैं, काल्पनिक डायरियाँ और साहित्यिक डायरियाँ। हम लोगों ने आज पढ़ा यात्रा वृतांत, और यात्रा वृतांत के बाद में एक नई विधा पढ़ी, जो पढ़ी आप लोगों के सामने डायरी। और डायरी के लिए मैंने आप लोगों से कहा दैनंदिनी है, और कैसे अनुभवों को, दैनिक जिंदगी के अनुभवों को किसके माध्यम से प्रस्तुत करना, डायरी के माध्यम से प्रस्तुत करना। अर्थ पे बात की हम लोगों ने, फिर हम लोग इसकी परिभाषा भी हम लोगों ने इसी में कर ली, डिस्कस कर ली। फिर हमने कहा इसकी विशेषताएं हैं, तो हमने इसके 7 विशेषताएं देख ली। और अंततोगत्वा मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि इसका वर्गीकरण किया गया, इसके प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं, व्यक्तिगत डायरियाँ, वास्तविक, काल्पनिक और साहित्यिक। तो लास्ट में अगर मैं इसका समापन करना चाहूँ तो मैं इन शब्दों में कहूँगी कि डायरी जो विधा है वो वास्तव में कैसी विधा है, एक ऐसी विधा हिंदी में अभी भी डायरी साहित्य अधिक नहीं लिखा गया, किंतु उपलब्ध साहित्य में आत्मपरकता, दार्शनिकता, व्यंग्यात्मक तीव्रता का सुंदर प्रयोग हुआ है। कहानी, उपन्यास और रेखा चित्र में इस विधा का प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है, उसको हम लोग डायरी लेखन कह रहे हैं। और लास्ट आपके इसमें आप लोगों से मैं बात कर लूँ, और वो है आपके संदर्भ ग्रंथों के का महत्व। देखिए, इसमें मैं अगर संदर्भ ग्रंथों की बात करती हूँ तो आप लोगों के एक छोटा सा टॉपिक है, जिसको हम लोग एक पैराग्राफ का टॉपिक भी बोल सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं, सिर्फ इतना आपको समझना ज़रूरी है। बाकी इसमें प्रकार विशेषताओं का अपना कोई वो डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, सिर्फ इसका अर्थ होता है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ देखिए, काफ़ी कुछ नाम से आपको समझ आ जाएगा। संदर्भ ग्रंथ, इसको रेफरेंस हम लोग बोल रहे हैं, और रेफरेंसेस आप लोग सब नाम सुनते आए हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए कोई नया टर्म है, नई कोई शब्दावली है, ये आपके लिए आम शब्दावली है ये। देखिए, संदर्भ ग्रंथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी पुस्तक है, हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है, जिसको मैं अनिवार्य की पुस्तक बोल रही हूँ, उसमें आप लोगों के जितनी भी रचनाएं दी हुई हैं, वो रचनाएं कहाँ से ली गई हैं,
उसका कहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना, आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे भी विवरण दिया जाता है कई बार, और आप लोगों से कहा जाता है कि इसका संदर्भ यहाँ से लिया गया। मतलब ये जो रचना की गई, कोई भी कृति लिखी गई, तो वो जो कृति लिखी गई वो कहाँ से उसकी सामग्री हमने ली, वो होता है संदर्भ ग्रंथ। समझ में आ गया? मतलब किसी भी रचना को लिखने के लिए अन्य कौन सी सहायक सामग्रियों का हमने सहारा लिया, उसको संदर्भ ग्रंथ कहा जाता है। परिभाषा अगर आप लोग देना चाहें तो इसको 2 शब्दों में कह सकते, 2 लाइन में आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि आप लोगों के जो संदर्भ होते हैं वो ये हो सकते हैं कि समाचार माध्यम में कार्य करते समय किसी भी समाचार या कहानी हमें रुचिकर लगी या पठनीय हो जाती है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पाठक अनेक स्थानों पर संदर्भ के बारे में सहेज कर रख लेते हैं। मतलब कई बार आपके सामने कोई भी घटना महत्वपूर्ण हो गई, कोई भी प्रसंग महत्वपूर्ण हो गया, तो आपको लग रहा है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, बस हमने इसको पढ़ लिया। लेकिन कई बार लोग उसको क्या करते हैं, संभाल के रख लेते हैं, ताकि कभी कोई इस रचना को पढ़े तो वो यहाँ से क्या कर लें, इसके बारे में और आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त कर लें। इसको क्या हो रहा है, किसी भी साहित्यिक रचना या किसी भी रचना के बारे में और विस्तृत विवरण देने वाले ग्रंथों को हम लोग क्या कह रहे हैं, संदर्भ ग्रंथ कह रहे हैं। किसी भी रचना या कृति का व्यापक और वृहद विवरण देने वाले ग्रंथों को क्या कह रहे हैं, संदर्भ ग्रंथ कह रहे हैं। आप ये कहकर इसको खत्म कर सकते हैं। अब आपके सामने मैंने 2 यूनिट डिस्कस कर ली हैं, और मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात करिए, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करूँगी, क्योंकि आप लोग हिंदी में उतना ही मार्क्स उठा सकते हैं जितना कि आप किसी और सब्जेक्ट में। और देखिए, एक सब्जेक्ट का पीछे रह जाने का मतलब होता है कि आपकी परसेंटेज बहुत नीचे आ जाती है। आप जितनी ज़्यादा बेहतरीन भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ही आप लीड करेंगे एग्ज़ाम में, आप उतने ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और जिस तरीके की शब्दावली काम में ले रही हूँ, उस तरीके की शब्दावली को आप एग्ज़ाम में लिख के आइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जिस तरीके से मैं आप लोगों के सामने विधायी डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप लोग इनको एग्ज़ाम में ऐसे का ऐसा लिख के आते हैं तो आपको 100% बेनिफिट होगा। अब मैं बात करूँ, 2 यूनिट मैंने कौन सी आपके साथ डिस्कस कर ली। एक मैंने आप लोगों से कहा था विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, और दूसरी जैसे मैंने कहा कि रेडियो समाचार के लिए हम लोग लिख रहे हैं, टीवी के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ये सब मैंने बात कर ली आप लोगों से। और दूसरा मैंने आप लोगों से बात कर ली कि रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथों के क्या महत्व है। ये हम लोग 2 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, 2 इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी यूनिट्स आप लोग, हालांकि भाषा और बोली वाला यूनिट मैं शुरू करूँ उससे पहले आपके साथ पारिभाषिक शब्दावलियों का मैं यूनिट शुरू करूँगी। जो भी पहले शुरू जाएगा वो आप लोगों से वो क्लास में डिस्कस कर लूँगी। पर जैसे मैं कह रही हूँ कि पारिभाषिक शब्दावलियों में आप लोगों से कुछ शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों की आप लोगों से हिंदी पूछी जाएगी। अंग्रेजी शब्द दिया जाएगा, उसकी हिंदी पूछी जाएगी, या हिंदी शब्द दिया जाएगा तो उसका अंग्रेजी शब्द जो एप्रोप्रिएट टर्म है वो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द इसके लिए हम लोग काम में लेते हैं। 2 से 4 शब्द होते हैं आप लोगों से जो देते हैं एग्जाम, और 2 मार्क्स के होते हैं। वो 2 मार्क्स आपको ऐसे की ऐसे मिल जाएंगे अगर आप उसको सही लिख के आते हैं। हिंदी में आप लोगों के मार्क्स उठने के लिए इतने सही आप लोगों के सामने मटेरियल रखा गया, सामग्री रखी गई है, आप अगर उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि जो बुक आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी, जो ग्रामर की बुक है संवाद सेतु, अगर आप ज़्यादा पासबुकों से सहारा न लेकर संवाद सेतु पढ़ लेते हैं, पारिभाषिक शब्दावलियाँ वहाँ से पढ़ लेते हैं आप लोग, और जो मैं बोल रही हूँ कार्यालय पत्र वाला जो यूनिट है वो अगर इकाई यहाँ से पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे का ऐसा इन्हीं में से गुजरता है। और 4-6 दिए हुए हैं, जबकि पासबुक में आपको 50 के लगभग दिए होंगे और एक भी नहीं आएगा उनमें से, तो क्या फ़ायदा। उससे बढ़िया है जितना इसमें मैटर दिया हुआ है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लें। हाँ, समय है तो आप लोग और भी सामग्री देख लो, कोई दिक्कत नहीं, पर आप लोग संवाद सेतु को विशेष रूप से पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी आपके पास टाइम भी है तो आपको रीडिंग लगाने में भी ईजी रहेगा। और जब आप लोग रीड कर लेंगे और जब मैं आपके सामने उसके हर फेज़ को, हर पार्ट को डिस्कस करूँगी तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अभी तक आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास आई नहीं, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा समझ आ रहा है, पूरा समझ आ गया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर कहीं भी कोई नहीं समझ में आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, और अगर आप लोग बात करके बता देंगे तो मैं आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस कर लूँगी जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है। पर प्लीज़ आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहा है। अगस्त के लगभग अब 20 डेज़ का टाइम जा चुका है, तो टाइम कम है।
तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू।